जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एंड एएसआई का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसके जल्द ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने स्टार्ट होने वाले। तो साथियों, इसके लिए हमने प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट किया था। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग 19 जनवरी 2019 जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था आरपीएफ कांस्टेबल, हम पूरे पेपर का अच्छे से सॉल्यूशन करने वाले। तो सभी साथी पूरे पेपर को अच्छे से लगाए, सभी क्वेश्चन को आपको आते हैं तो भी लगाए, और जो चीज नहीं आती है दोस्तों उसको आप लोगों को सीखना है। तो दोस्तों, करते हैं आज की क्लास की हम लोग बेहतर शुरुआत आज के पहले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 संख्याओं का औसत 75 है। किसी एक संख्या को हटा देने के बाद औसत वही रहता है। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अगर हमें प्रश्न के अंदर औसत दिया हो और आंकड़ों की संख्या दिया है तो हमें तुरंत क्या करना है, इनका योग करना है। क्या करना है दोस्तों? योग करना है। औसत का गुना आंकड़ों की संख्या से करने पर योग प्राप्त होता है। और क्वेश्चन में औसत दिया है 75 और आंकड़ों की संख्या कितनी है दोस्तों? 7। तो 7 संख्याओं का योग हम निकालेंगे। 7 पंजे 35, कैरी 3, 7 7 49 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 52। यानी कि इन सातों संख्याओं का योग जो बनेगा कितना बनेगा? 525 बनेगा। क्वेश्चन ने कहा कि एक संख्या को हटा देने के बाद अब 7 में से एक संख्या कम की जाए तो 6 संख्याएं रह जाएंगी और इनका औसत दोस्तों वही रहता है। मतलब अब भी औसत कितना रखना, अपने को 75 ही रखना है। तो दोस्तों, अपन क्या करेंगे, नया योग फिर से निकालेंगे। औसत गुना संख्या, 6 पंजे 30, कैरी 3, 6 7 42 और 3 कितना हो जाएगा? 45। यानी कि नया जो योग बनेगा दोस्तों 450 बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि हटाई गई संख्या बताओ। तो दोस्तों, हटाई गई संख्या लाने के लिए क्या करना है, 7 संख्याओं के योग में से यानी कि 525 में से हमें 450 को माइनस करना है। तो हटाई गई संख्या हमारे पास बच जाएगी। कितनी बच जाएगी दोस्तों? 75 बच जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें दिया था 87 नंबर, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका कर्ण 104 सेंटीमीटर है और आधार 40 सेंटीमीटर। दोस्तों, समकोण त्रिभुज जो होता है आप सभी जानते हैं 3 भुजाएं होती है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसका अपने को लाना है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। आधार इंटू क्या होता है दोस्तों? ऊंचाई होता है। तो देखो, इसका आधार क्वेश्चन में दिया है कितना? 40, और इसकी जो हाइट होती है दोस्तों ये इसका लंब होता है, और कर्ण की भी वैल्यू अपने को दी है प्रश्न में 104। तो दोस्तों, अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी ऊंचाई पहले लेकर आएंगे। तो इसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगाना होगा। तो आप जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होता है कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है दोस्तों? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्लियर ना? तो कर्ण का वर्ग करेंगे मतलब 104 का स्क्वायर करना है, और बराबर लंब का वर्ग मतलब ये तो हमें लेके आना पड़ेगा दोस्तों, और प्लस आधार का वर्ग जो हमें दिया 40 इसका वर्ग करो। ठीक है ना? अब क्या करना है दोस्तों, इसको हल करके और हम यहाँ से एल का वैल्यू लेके आएंगे। तो 104 का जब हम वर्ग करेंगे तो 10,816 आएगा। 10,816 आएगा, और 40 का वर्ग होता है दोस्तों 1600, और प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और इधर हमारे पास लंब का वर्ग बच जाएगा। दोस्तों, इसको घटाने पर हमारे पास 9,216 बचेगा, और ये वर्ग हटेगा तो इस पे लग जाएगा करनी। तो ये आ जाएगा हमारे पास लंब का मान। अब दोस्तों, ये जो वर्गमूल है 9,216 ये 96 का वर्ग होता है। तो यहाँ से लंब का वैल्यू कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि इसका क्षेत्रफल बताओ। तो 1/2 आधार दिया है क्वेश्चन में 40, और इंटू ऊंचाई हम लेकर आ गए दोस्तों 96। तो बस इसको हल करेंगे, हमारे पास इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। 2 से 40 को काटेंगे दोस्तों तो 20 बार कटेगा। अब 96 का गुना 20 से करेंगे, 2 छंग 12, कैरी 1, 2 इनाम 18 और 1 19, यानी 1920 सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका क्या जाएगा दोस्तों? क्षेत्रफल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
अगला और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे पास, दूध की कीमत 36 रुपए से बढ़कर 40 रुपए कर दी जाती है, इसकी कीमत में हुई वृद्धि का परसेंट बताना। देखो प्रारंभ में कीमत 36 रुपए थी और वृद्धि करके कितना कर दिया दोस्तों, 40 रुपए कर दिया। कितना वृद्धि हो गया, तो 36 से 40 बना, मतलब वृद्धि कितना हुआ दोस्तों यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर 4 रुपए की वृद्धि हो गई। क्वेश्चन ने कहा कि वृद्धि का परसेंट क्या होगा, तो क्या करेंगे, वृद्धि बटे किस पर हुई दोस्तों, ये वृद्धि 36 पर हुई, तो बटे में 36 और इंटू 100 करना, तो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा ये 4 रुपए वृद्धि। क्लियर ना, तो 4 से काटेंगे, 4 9 36, 9 का भाग 100 में देंगे तो 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, दशमलव लगाया, फिर 10 हो जाएगा, 9 एकम 9 मतलब 11.11% क्या आ जाएगा दोस्तों, वृद्धि बनेगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें दिया है कि समानांतर चतुर्भुज का तल इसकी ऊंचाई का 3 गुना है। तल का मतलब होता है दोस्तों आधार की बात की जा रही है कि जो आधार है ऊंचाई का 3 गुना है, तो क्यों ना हम ऊंचाई को मान लेते x है, तो इसका आधार हो जाएगा 3 गुना, ऊंचाई का 3 गुना मतलब 3x हो जाएगा आधार। और क्वेश्चन में दिया इसका क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो याद रखना इसका जो क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई होता है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो क्षेत्रफल की जगह तो हम वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों कितना, 1083 दिया है, बराबर आधार की जगह अपने को कितना लिखना है 3x और इंटू ऊंचाई की जगह 1x हो जाएगा। तो 3x का गुना x से करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर कितना दिया है 1083। अब देखो गुना का 3 इधर भाग में आएगा तो 3 3 9, 3 6 18, 3 एकम 3, मतलब हमारे पास x वर्ग का मान कितना आ जाएगा 361 हो जाएगा। हमें x का वैल्यू लाना है तो वर्ग हटेगा, रूट लगेगा 361 पर, तो x का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों 19, क्योंकि 19 का वर्ग क्या होता है 361 होता है, तो x का वैल्यू आ जाएगा 19। क्वेश्चन ने कहा इसकी ऊंचाई बताओ, और साथियों ऊंचाई कितनी मानी थी x, और x का मान 19 आ चुका है, तो 19 सेंटीमीटर ही इसकी क्या हो जाएगी हाइट। मीन्स आधार और ऊंचाई दोनों बताना है, तो आधार की बात करें दोस्तों कितना है 3x हो जाएगा, तो 3 का गुना x के मान यानी 19 से करेंगे, 19 दिया होता है 57, तो दोस्तों आधार तो 57 है और ऊंचाई 19 है। मीन्स सी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि भैया एक संख्या दिखाई दे रही है, इसको अगर 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा। मतलब दोस्तों 68 39 और उसके बाद में दिया है 424, इसको अगर 9 का भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। डायरेक्ट 9 का भाग लगाओ स्पीड में, है ना, तो यहाँ पर कितने बार जाएगा 9 7 63, 7 बार जाएगा 63 लिखेंगे, माइनस किया यहाँ पर बचेगा 5, ये 0, ऊपर से उतारा 3, तो यहाँ पर कितना 9 5 45 दोस्तों, यहाँ पर आएगा 45, माइनस करेंगे 13 में से 5 गया 8 और ये 0, ऊपर से उतारा 9 तो 9 9 81, यहाँ पर 81 आएगा, माइनस किया तो कितना बचेगा 8 बचेगा, ऊपर से उतारा 4 तो 9 9 81, यहाँ पर फिर 9 बार भाग जाएगा, 81 को माइनस करेंगे 3 बचेगा 0, ऊपर से उतारा दोस्तों 2 तो 9 चुक 36 ज्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा 9 3 27 और 27 को घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 5, ऊपर से उतारा 4, अब 54 में 9 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा और 9 छके क्या हो जाएगा 54 और शेषफल कितना बचेगा 0 0 बचेगा। क्वेश्चन ने क्या पूछा शेष बताओ, तो शेष दोस्तों 0 बचेगा, मतलब पूरा भाग चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला 91 दिया है, जब एक दुकानदार 785 रुपए की दर से एक वस्तु खरीदता है और उसे 942 रुपए की दर से बेचता है, दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ का परसेंट क्या। देखो क्रय मूल्य दिया है क्वेश्चन में और वो दिया है दोस्तों 785, और क्वेश्चन में विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस दिया है 942। तो देखो लाभ कितना हुआ दोस्तों, लाभ लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 942 माइनस करेंगे 785, कितना बच जाएगा
12 में से 5 गया 7, 13 में से 8 गया 5, यानी कि दोस्तों 8 में 7 गया 157 यहाँ पर बचेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि लाभ का परसेंट बताओ, और लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, यानी लाभ कितना आया 157 बटे में क्रय मूल्य, यानी दोस्तों 785 क्रय मूल्य और इंटू करेंगे 100। तो देखो 157 से दोस्तों ये 5 बार कट जाएगा और 5 का भाग 100 में देंगे तो 5 दूनी 10 और 0 20% क्या हो जाएगा दोस्तों लाभ। मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 92 नंबर अपने को दिया था, एक सम्मेलन कक्ष का आयतन। आयतन क्या होता है दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी भी चीज का जो आयतन होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू ऊंचाई का मान होता है, याद रखना। और तल का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है दोस्तों, जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्लियर ना, ये दिया है। तो कमरे की ऊंचाई बताना। अब आप बताओ अपने को क्या दिया है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई का मान तो क्वेश्चन में बताया कितना 1188, मतलब आयतन बताया। अब दोस्तों इसका क्षेत्रफल बताया, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई का भी मान बताया कितना दोस्तों 99 बताया। अगर हम यहाँ पर क्या करें दोस्तों, लंबाई चौड़ाई का भाग लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में दें तो लंबाई चौड़ाई से ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पर भी भाग देंगे। जब इसका 99 का काटो तो 11 9 99 और 11 एकम 11 0 11 अठी 88, तो हमारे पास ऊंचाई का मान बच जाएगा। 9 का भाग देंगे तो 9 एकम 9 1 बचा 9 दूनी 18, मतलब ऊंचाई कितनी बच जाएगी अपने पास 12 मीटर। क्लियर, तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया था हल करें। तो दोस्तों बटे के ऊपर और बटे के नीचे वैल्यू है, तो अपन क्या करेंगे बटे के ऊपर वाले को बोर्ड मास सेल करेंगे पहले, तो पहले भाग और फिर गुना होगा। मतलब अपन क्या करेंगे दोस्तों 14 इंटू 210 और बटे में 15, इनको पहले सोल्व करेंगे। तो इसको काटेंगे 5 3 15, 5 चौक 20 और यहाँ 5 दूनी 10 और 3 का भाग 42 में देंगे दोस्तों तो 21 है ना, कितना आ जाएगा 3 एकम 3 3 चुक 12 14 बार, और 14 गुना 14 करेंगे तो 14 का वर्ग 196। तो यहाँ पर बटे के ऊपर कितना आया, गुना भाग को सोल्व करने पर 96, लेकिन दोस्तों आगे प्लस का 14 भी करेंगे पुनः, तो फाइनली बटे के ऊपर कितना आ जाएगा 6 4 10 9 1 10 और 11 का 1 कैरी 1, तो यहाँ पर कितना बनेगा 210। टोटल 210 तो बटे के ऊपर आया, हम लिख सकते हैं 210। बटे के नीचे हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले भाग करेंगे बोर्ड मास से, तो 210 में 14 का भाग देंगे, 7 दूनी 14 7 या 21 0 और 2 का भाग 30 में देंगे 15 और 15 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 14, यानी बटे के नीचे फाइनल कितना आया 14। तो दोस्तों फाइनली 210 में अपन क्या करेंगे 14 का भाग देंगे, 7 दूनी 14 7 या 21 0 और 2 का भाग 30 में देंगे, कितना बनेगा 15, मीन्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी आशा और उम्मीद मुझे है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन 94 नंबर दिया है, एक बॉक्स जिसमें 40 चॉकलेट है, टोटल कितनी है दोस्तों 40, और इनमें से सुनील 34 गैलेक्सी चॉकलेट खा जाता है। तो भाई 40 में से अगर 34 को खा जाएगा तो 34 को घटा दो, शेष कितनी बची वो निकल के आ जाएगी, तो यहाँ पर 6 बचेगा, 6 यहाँ पर याद रखना चॉकलेट और शेष बचेगी। तो बॉक्स में शेष चॉकलेट का परसेंट बताना है, तो दोस्तों शेष का परसेंट बताना है तो क्या करो, दुनिया की कोई भी वैल्यू को परसेंट में बदलना, सीधा बटे के ऊपर लिखो टोटल का, टोटल कितनी थी दोस्तों 40 और गुना करेंगे 100, तो फाइनली क्या जाएगा दोस्तों शेष चॉकलेट का परसेंट आ जाएगा। ठीक है ना, 0 से 0 काटेंगे, 2 दूनी 4 2 तिया 6 और 2 का भाग 10 में देंगे, 2 पंज 10 और 5 का गुना 3 से करेंगे तो 15% चॉकलेट और शेष बचेगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक निश्चित राशि पर 10% है ना प्रति वर्ष 2 वर्ष है ना बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर
523 रुपए निवेश की गई राशि ज्ञात करो। मतलब अगर प्रश्न में 2 वर्ष की बात की जाए और चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट के दोस्तों अंतर की अगर प्रश्न बात करता है तो आज के बाद एक फॉर्मूला रट लेना है ना, डिफरेंस बराबर पी कोष्टक में होता है r अपॉन 100 की पावर 2। यहाँ पर वैल्यू आपको पुट करना है। डिफरेंस मतलब दोस्तों होता है अंतर, अंतर लिखना है और p की जगह आपको मूलधन लिखना है दोस्तों, और उसके बाद में आपको r का मान आपको क्या लिखना है, दर लिखना है। बस इतना सा आपको यहाँ पर समझना है और वैल्यू पुट करो। d की जगह वैल्यू अपने को दिए अंतर, कितना दिया दोस्तों 523, और बराबर p का मान अपने को लाना है और ब्रैकेट में दर का मान दिया है 10 और बटे में 100 और पावर कितनी लगाना 2, तो इसको काटेंगे 0 से 0 कटेगा। अब दोस्तों फाइनली ब्रैकेट में कितना बचा 1/10, तो हम क्या करेंगे 523 और बराबर p और p से गुना करेंगे 1/10 का 2 बार, क्यों, क्योंकि 2 पावर है। अब हमें p का मान चाहिए तो भाग के ये दोनों 10 इधर आएंगे तो 523 के दोनों गुना में चले जाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगी तो 523 0 0 इसका मूलधन आ जाएगा, p का मान आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बताओ कौन सा हो जाएगा, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। चलो बात करते अगला 96 नंबर। एक व्यापारी एक वस्तु को 336 रुपए की दर पर बेचता है और 12% का लाभ कमाता है। उस वस्तु का लागत मूल्य बताओ। लागत मूल्य होता है साथियों क्रय मूल्य, और किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। 12% अगर आदमी लाभ कमा रहा है तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य को, है ना, क्रय मूल्य 100% में 12 जोड़कर क्रय मूल्य का 112% निकालो तो विक्रय मूल्य बनेगा, और विक्रय मूल्य का मान 336 रुपए क्या दिया, प्रश्न में दिया है। साथियों अब यहाँ पर अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, क्रय मूल्य का वैल्यू लेके आ जाएंगे। कैसे, 336 भाग का 100 गुना में जाएगा और गुना का 112 इधर भाग में आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पर 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 छंग 42 और यहाँ 7 चुकू 28, है ना, 5 बचा, 7 8 56 और यहाँ 16 से काटेंगे, 16 3 48। तो प्यारे साथियों इसका जो क्रय मूल्य बनेगा 300 रुपए बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें दिया है प्रश्न में कि 27 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक संकेत बोर्ड को पार करने में केवल 8 सेकंड लेती है। ट्रेन की लंबाई आपको बताना है, तो दोस्तों लंबाई यानी कि दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। चाल प्रश्न में बताइए 27 मीटर पर सेकंड और समय है दोस्तों 8, ठीक है ना, और संकेत बोर्ड को जब वो पार करेगी तो सिर्फ स्वयं की लंबाई को पार करेगी। तो 8 7 56 केरी 5 8 दूनी 16 और 5 हो जाएगा दोस्तों 21, यानी 216 मीटर ट्रेन की क्या जाएगी, लंबाई। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और IMP क्वेश्चन दोस्तों अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन में लिखा निर्देश, निम्नलिखित स्तंभ आलेख बार ग्राफ का अध्ययन करिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। मतलब अपने को कुल व्यय दिया है 100% का मान 45,000, ठीक, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि शैक्षणिक शुल्क में कितनी और राशि जोड़ी जानी चाहिए, ठीक है ना। शैक्षणिक शुल्क दोस्तों, है ना, इसका मतलब याद रखना ई का वैल्यू एजुकेशनल, है ना, एजुकेशनल फी की बात कर रहा है। एजुकेशनल जो परसेंटेज में अपने को कितना दिया, 19% दिया है दोस्तों, है ना, 19% दिया है। तो ध्यान से समझो, टोटल जो अपने को 100% का वैल्यू दिया है 45,000, ठीक है ना। हम इसका क्या करेंगे, 19% निकालेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 19/100 और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी तो ये एजुकेशनल फी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, और ये आ जाएगी 8,550। 8,550 ये गुना करने पे बनेगा। अब क्वेश्चन ने ये कहा कि इसमें कितना और जोड़ा जाए ताकि ये किराया मतलब आर और घर खर्च को मिलाकर इन पर किए गए कुल व्यय की राशि के बराबर हो जाए। तो देखो किराया
किराया पर कितना किया गया, तो किराया का परसेंटेज यहां से देखो दोस्तों कितना हो जाएगा। किराया अपने को आर का वैल्यू बताना है और आर मतलब रेंट होता है, और परसेंट में आर का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर, तो दोस्तों आर का वैल्यू दिया है 14%। कितना दिया, 14%। तो आर का मान लाना है 45,000 का अपन निकालेंगे दोस्तों 14/100 मतलब 14%। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, जब ये गुना करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 6300। क्लियर। अब देखो इसी प्रकार बोला एक और चीज उसने कि एक तो किराया और घर खर्च। घर खर्च का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर याद रखना एच का मान, और एच मतलब याद रखना हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है ना, मतलब इसका परसेंटेज एच का मान कितना दिया 17। तो हम एच का मान लाने के लिए 45,000 का कितना परसेंट निकालेंगे 17%। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 17 का गुना 450 से करेंगे तो 7,650 हमारे पास निकल के आएगा। अब क्वेश्चन ये कहा कि इस ई में कितना जोड़ा जाए ताकि ये आर और एच के बराबर हो जाए, दोनों के योग के। तो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे 6300 में पहले जोड़ेंगे अपन 76 और 50 को, तो ये एच का मतलब कहने का तात्पर्य आर का और एच का मान आ जाएगा हमारे पास, है ना। आर प्लस एच का क्या बन जाएगा, योग बन जाएगा। तो साथियों इनको जोड़ने पर टोटल बनेगा 13,950। कितना बनेगा 13,950 बनेगा, ठीक है ना। अब इसमें यह कह रहा है क्वेश्चन कि ई को भी अगर इनके बराबर बनाना है तो ई में कितना जोड़ा जाना चाहिए। तो फाइनली अपन क्या करेंगे 13,950 में से 8,550 को घटा देंगे, तो यहां से 8,550 को क्या करो माइनस, तो फाइनली कितना जोड़ा जाए ये निकल के आ जाएगा 0। 5 में से 5 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 13 में से 8 गया 5। तो दोस्तों अपने को जोड़ना पड़ेगा 5400। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अगला और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सी संख्या 12 द्वारा विभाज्य। कोई भी संख्या दोस्तों दुनिया की 12 से अगर डिवाइड होती है तो डेफिनेटली वो 3 से भी कटती है और 4 से भी कटती है, मतलब उस संख्या में 3 से डिवाइड होने का रूल भी लगना चाहिए और 4 से डिवाइड होने का रूल भी लगना चाहिए। तो दोस्तों कोई भी संख्या में 4 का रूल क्या होता है, 4 का रूल ये कहता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटते हैं तो पूरी संख्या 4 से कटती है। तो ये जो चारों ऑप्शन दिए दोस्तों इनके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। अब अपने को रूल किसका लगाना पड़ेगा 3 का। अब जो संख्या 3 से नहीं कटेगी वो 3 से डिवाइड नहीं है, और जो 3 से कटेगी वो 12 से भी कटेगी, मतलब ऐसा समझो। देखो पहले ऑप्शन में 3 का रूल लगाएंगे तो 3 का रूल ये कहता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग मतलब 3 प्लस 7 प्लस है ना 2 प्लस 6 और प्लस 8 प्लस 4, इनका योग अगर 3 से कटेगा तो पूरी संख्या किससे कट जाएगी दोस्तों 3 से कट जाएगी। तो 8 4 12, 12 6 18, 2 20, 7 27 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 27 और 3 हो जाएगा कितना, तो 7 3 10 यानी कि 30 हो जाएगा। और 30 में दोस्तों यहाँ पर 3 का भाग जा रहा है, मतलब ये संख्या 3 से भी कटती है, ये संख्या दोस्तों 4 से भी कटती है, मतलब ए वाला ऑप्शन डेफिनेटली किससे भी डिवाइड हो जाएगा दोस्तों 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में अगर आप 12 का भाग दोगे नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो एग्जाम में जल्दी चेक करने का तरीका आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति सामान्य गति के 5/6 की दर से सवारी करता है और वह सामान्य समय से 33 मिनट देरी से गंतव्य को पहुंचता। देखो यहाँ पर देखो क्वेश्चन ने बोला सामान्य गति का 5/6, तो आपको क्या करना है, ऐसा अगर फ्रैक्शन देता है तो एक तो सामान्य गति बना लेना है। तो इस फ्रैक्शन यानी कि 5/6 में जो बटे वाला मान होगा ये तो सामान्य गति होगी मतलब 6, और दोस्तों चली गई चाल जो है उसकी, चली गई चाल जो है बटे के ऊपर वाली है, चली गई चाल ठीक है ना बटे के ऊपर वाली है, मतलब 5 यूनिट से अगर वो चलता है तो क्या होता है 2 चालें इस प्रकार बना लेना है। और हम जानते हैं कि चाल का उल्टा अनुपात समय का अनुपात होता है, यानी समय का अनुपात बनेगा 6:5 से क्या हो जाएगा दोस्तों 5:6।
तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और इधर चला जाएगा 6। अगर वो 6 की गति से चलेगा तो 5 यूनिट समय लगेगा और 5 की गति से चलेगा 6 यूनिट समय लगेगा। तो देखो पहले से कितना समय अधिक ले रहा है, तो आप कहोगे सर 5 से 6 ले रहा है मतलब 1 यूनिट अधिक समय ले रहा है और 1 यूनिट समय का मान बताया 33 मिनट। अपने से क्वेश्चन ने ये कहा कि लिया गया सामान्य समय बताओ, तो सामान्य गति से 6 से चल रहा है तो सामान्य समय कितना लग रहा है 5 यूनिट। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जो 1 यूनिट का मान है ना, इसका गुना क्या करेंगे 5 से करेंगे तो सामान्य समय आ जाएगा। 33 इंटू 5 करेंगे, 3 5 15 कैरी 1, 3 5 15 और 1 16, 165 मिनट का सामान्य समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन में कि एक मूलधन 26,000 रुपए है और 10% प्रति वर्ष की दर से 3 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज है ना, अपने को कुल राशि बताना है, मतलब मिश्र धन बताना है। सबसे सिंपल तरीका है कि ये जो 10% है इसका फ्रैक्शन बनाओ। कैसे बनाए सर, 10 में लगाओ 100 का भाग, ये परसेंट हट जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काटना तो 1/10 बचेगा, 10 में 1 जोड़ना तो 11/10 बनेगा। अब दोस्तों कितना समय बोल रहा है 3 साल, तो आपको क्या करना है 26,000 का है ना 11/10 निकालना है। और कितनी बार निकालना दोस्तों, 3 बार। 3 साल है 3 बार, 2 साल होता 2 बार, 3 बार 11/10 निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, डायरेक्ट साथियों मिश्र धन निकल के आ जाएगा। डायरेक्ट मिश्र धन का मान आ जाएगा। काट लो अब इसको फटाफट। तो देखो 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा और 11 का अगर दोस्तों 3 बार गुना करें या क्यूब करें तो 11 का क्यूब 1331 होता है। 1331 में किसका गुना करेंगे 26 का, तो डायरेक्ट मिश्र धन हमारे पास आ जाएगा 34,606। दोस्तों 34,606 डायरेक्ट मिश्र धन आ जाएगा और ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी वाला देखिएगा, आपका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है x और y की आयु का अनुपात है। x का मान भी दिया अनुपात में और y का मान भी दिया 9:10 और दोस्तों दोनों का योग दिया है। योग का मतलब दिया है तो हम अनुपात का भी योग करेंगे, यानी कितना बनेगा 10 में अगर 9 को जोड़ेंगे तो 19 अनुपात आयु का योग बनेगा और इसका मान दिया है 133। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ पर 133 में क्या करेंगे 19 का भाग देंगे तो एक अनुपात का मान आ जाएगा 133/19। कितनी बार कटेगा दोस्तों 7 बार, 19 साते 133 होता है। क्लियर। अब क्वेश्चन का उनकी आयु के बीच अंतर बताओ। तो साथियों आपको 10 अनुपात और 9 अनुपात का भी अंतर देखना है, तो आप कहेंगे सर 1 अनुपात का अंतर है, तो जो 1 अनुपात का मान आया इसका गुना अगर 7 का गुना 1 से करेंगे तो 7 वर्ष का ही क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। मतलब सी वाला राइट आंसर डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों ए बी सी का दुगना कार्य कुशल है और ए बी का 3 गुना कार्य कुशल है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें समझो। एक नाम ए है, एक नाम बी है, एक नाम सी है। जो बी रहेगा वो सी का दुगना रहेगा, है ना, बी जो रहेगा वो सी का दुगना रहेगा। सी को आप 1 अनुपात मान लो। अब सी का 2 गुना मतलब 2 अनुपात बी हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन ने बोला। बी सी का दुगना कार्य कुशल है और ए बी का 3 गुना कार्य कुशल है। ए बी का 3 गुना हो जाएगा मतलब दोस्तों 2 का 3 गुना करेंगे, 2 तिया कितना हो जाएगा 6। ठीक, ये कहने का तात्पर्य इनकी कार्य क्षमता हो जाएगी और याद रखना ये कार्य क्षमता हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने आगे क्या बोला कि तीनों को मिलाकर 94,248 रुपए का वेतन भुगतान किया गया, तो ए को कितना रुपया प्राप्त होगा। तो दोस्तों तीनों का वेतन जो बटेगा इस कार्य क्षमता के अनुपात में ही बटेगा। तो तीनों की कार्य क्षमता का योग करेंगे मतलब 6 + 2 + 1, इस अनुपात का मान दिया है 94,248। तो साथियों 6 2 8 1 9, 9 अनुपात का मान दिया है 94,248। हम क्या करेंगे 1 अनुपात का मान लाने के लिए 94,000 और 248 में लगाएंगे 9 का भाग, तो 1 अनुपात का मान आ जाएगा। क्लियर। अब क्वेश्चन ने ये कहा
कि भाई ए का मान बताओ, तो ए का मान लाने के लिए जो 1 अनुपात का मान आया उसका गुना ए के अनुपात से कर देंगे, यानी कि 94 है ना 248/9 में गुना कर देंगे ए के हिस्से का यानी 6 का। 3 से काटेंगे, 3 तिया हो जाएगा 9, 3 दूनी 6, फिर 3 का भाग लगाना तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 चुक 12, 3 एकम 3, 3 छंग 18। तो दोस्तों 31,416 का 2 गुना करेंगे, 2 छंग 12 कैरी 1 होगा, ठीक है ना। 2 एकम 2 और 1 3 बनेगा, 2 चुक 8 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 तिया 6, 62,832 दोस्तों याद रखना किसका हिस्सा हो जाएगा, ए का। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पुनः हमारे पास क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्तंभ आलेख बार ग्राफ का अध्ययन करिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखो कुल व्यय 100% का मान दिया 45,000, ठीक। आगे क्या बोला क्वेश्चन ने, किराया आर, शैक्षणिक शुल्क ई और यातायात टी को मिलाकर इन पर किए गए व्यय की राशि बताओ। तो दोस्तों अपने को ये बार ग्राफ में देखना है कि आर का मान जो है ये परसेंटेज में कितना दिया, तो आप कहेंगे सर आर पर जो खर्चा दिया ना परसेंटेज में 14% दिया। आप कहोगे सर आर का मान 14% दिया, और ई का मान यहां पर अगर हम देखें तो दोस्तों ई का मान कितना दिया, तो आप कहेंगे सर 19% दिया। क्लियर ना, ई का मान 19% आया। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा टी का मान, टी का मान कितना दिया दोस्तों, यहां पर चेक करेंगे इसमें तो 15% दिया है ना, ये सही से दिख नहीं रहा, बाकी 15% दिया। क्लियर ना, तो इनका टोटल हिस्सा पूछ रहा है, तो दोस्तों इनका भी योग कर लो। इन सबको जब आप जोड़ेंगे दोस्तों तो अपने पास ये 48% व्यय होगा इन तीनों पर। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों पर कुल व्यय लाने के लिए 45,000 का डायरेक्ट खाली 48% निकालेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 45 गुना 48 करके एक जीरो इकाई तरफ लगाना तो 21,600 रुपए दोस्तों टोटल वैल्यू सीधी आएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, विजय ने 4,350 रुपए निवेश किया और 2 वर्ष बाद 5,220 रुपए की राशि प्राप्त की। उसने साधारण ब्याज पर निवेश किया है, तो ब्याज की दर बताना है। दोस्तों क्या करना है, आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाना है, और साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना दर और इनटू समय, और बटे में क्या होता है 100 होता है। साधारण ब्याज तो क्वेश्चन में नहीं दिया, अपने को मिश्र धन दिया है दोस्तों। क्या दिया है प्रश्न में, मिश्र धन दिया है, मतलब मूलधन प्लस ब्याज। कितना दिया, 5,220। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ब्याज लेके आएंगे। कैसे, अपन क्या करेंगे, ये जो मूलधन प्लस ब्याज है 5,220, इसमें से क्या करेंगे, मूलधन को घटा देंगे तो अपने पास ब्याज बच जाएगा। 4,300 कितना 50 को घटा देंगे तो ब्याज अपने पास बच जाएगा। क्लियर ना, 870 रुपए, 870 रुपए का ब्याज मिला। तो देखो ब्याज की जगह लिखना 870 बराबर मूलधन अपने को दिया है 4,350 इंटू दर को आर मान लो, और समय दिया है क्वेश्चन में 2 वर्ष, और बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। बस अपने को करना क्या है, अब इसको सॉल्व करना है काट के, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 पंज 10, 5 से काटेंगे तो 5 8 40, 5 7 35, गुना का 87 इधर आएगा तो भाग में 870/87 और बराबर में आर बच जाएगा। 87 का भाग 10 बार जाएगा तो दोस्तों आर का वैल्यू कितना बन जाएगा, 10% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमें दिया है कि भाई एक स्कूल के बच्चे ने 3 अलग अलग प्रकार के पेन खरीदे, उनकी संख्या का अनुपात बताया। पहले प्रकार की संख्या 5 थी, दूसरे प्रकार की संख्या का अनुपात 6 था और तीसरे प्रकार की संख्या का अनुपात 4 था, जिनका मूल्य क्रमशः बताया। तो पहले प्रकार का मूल्य 5 रुपए था, दूसरे प्रकार का दोस्तों 10 रुपए था और तीसरे प्रकार का 15 रुपए था। तो ऐसे में क्या करना दोस्तों, अपने को क्वेश्चन में बोला कि टोटल खर्चा 290 रुपए का हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहा गया
खरीदे गए 10 रुपये के पेनों की संख्या बताओ। तो साथियों अपने को क्या करना है, कुल खर्च का अनुपात बना लेना है। क्या बनता है कुल खर्च का अनुपात, कैसे बनेगा, तो इन सबका गुना करेंगे। तो यहाँ पर 5 गुना 5 25 प्लस और 6 दाम कितना हो जाएगा 60 और 15 चुक 60, इनको जोड़ो 60 60 120 और 120 में अपन 25 को जोड़ेंगे तो 145। अनुपात का मान दिया है कितना 290। क्लियर ना। तो यहाँ पर दोस्तों हम एक अनुपात का मान लाने के लिए 290 में भाग देंगे 145 का। अब क्वेश्चन ने कहा कि 10 रुपये के पेनों की संख्या बताओ। तो 10 रुपये के पेनों की संख्या का अनुपात 6 था। तो अपन क्या करेंगे, जो एक अनुपात का मान बना 290 बटे 145 में 6 का गुना करो। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपना क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों, है ना। और अपना आंसर आ जाएगा ए वाला ऑप्शन। मतलब याद रखना ये सब कट के और टोटल 12 बार कटेगा। ठीक है ना। तो ए वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आई होप की जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, ऐसी आशा और उम्मीद है। अगला क्वेश्चन, x का मान ज्ञात करिए। x क्यूब लिखा, फिर भागित मतलब बटा, और कितना लिखा दोस्तों 15 और उसके बाद 68। हमें क्या करना है, पहले x क्यूब को यहीं रखना, 15 68 की साइड ले जाएंगे 14 को। क्लियर ना दोस्तों, 14 को ले जाएंगे, इनका गुना कर लेना तो x क्यूब बराबर 21,952 बनेगा। 21,952 बनेगा। और ये क्यूब हटाएंगे दोस्तों तो दूसरी साइड क्या लग जाएगा, क्यूब रूट लग जाएगा 21,952 पर। अब इनका घनमूल हटा लो भैया। तो 2 किसके घन में आता है, तो आप कहोगे सर 8 के क्यूब में 2 आता है। इकाई तरफ से 3 छोड़ना, और ये 21 किन दो संख्याओं के घनों के बीच आता है। तो 3 का 27 बड़ा हो जाएगा 2 और 3, तो 2 को ले लो, मतलब यहाँ पर बाहर आ जाएगा दोस्तों 28। मीन्स ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक दुकानदार 2 वस्तुओं को 891 रुपए प्रत्येक की दर से बेचता है। किस वस्तु पर उसे 10% का लाभ हुआ और किस वस्तु पर उसे 10% की हानि हुई। समग्र लाभ या हानि का परसेंट बताना। देखो एक वस्तु पे तो दोस्तों क्या हुआ, 10% का लाभ हुआ और एक वस्तु पर 10% की हानि हुई। तो जब 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान होते हैं, ऐसे में दोस्तों याद रखना एक पर जितना लाभ हुआ उतना ही परसेंट अगर हानि हुआ, तो ऐसे प्रश्न में हमेशा हानि ही होती है। ऐसे प्रश्न में दोस्तों हमेशा क्या होता है, हानि ही होती है। और डायरेक्ट वो हानि का परसेंट लाने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रख लो सीधा, x वर्ग बटे 100। यानी x का मान 10% लाभ है, 10% हानि है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों, x का मान जो भी दे, आप x का मान कितना मान लोगे 10। अब क्या करो, 10 का वर्ग और बटे में हो जाएगा 100, और 10 का वर्ग भी 100 होता है। 100 के बटे में 100 देंगे भाग, तो कितना बचेगा 1, मतलब 1% की हानि हो जाएगी। बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगले क्वेश्चन में लिखा कि ए बी और सी एक नगद पुरस्कार को उनके बीच में 3:5:7 के अनुपात में बांटते हैं। ठीक है ना, 3:5:7 ये ए का अनुपात है और 5 बी का अनुपात है, सी का अनुपात 7 है। यदि सी को है ना 49,000 रुपए प्राप्त होते, मतलब सी का अनुपात तो 7 है और रुपया बताया 49,000 दोस्तों, है ना। रुपया कितना बताया 49,000। तो ए और बी का कुल मान बताना है। तो दोस्तों हमें 7 अनुपात का मान बताया, तो हम क्या करेंगे, एक अनुपात का मान लाने के लिए 49,000 में 7 का भाग देंगे, 7 7 49 और 000, मतलब एक अनुपात का मान 7,000 आया। तो क्वेश्चन ने कहा बी और सी का कुल हिस्सा बताओ। तो बी और सी का हिस्सा यानी ए बी का हिस्सा लाना है ना, बी सी का नहीं लाना है, माफ करिएगा। यहाँ पर हमें किसका हिस्सा लेके आना है, तो ए और बी का कुल हिस्सा लाना है। तो ए और बी के हिस्से के अनुपात को जोड़ो, यानी 3 में दोस्तों 5 को जोड़ेंगे तो 8 अनुपात का गुना कर देंगे डायरेक्ट एक अनुपात के मान से, यानी कि 7,000 से। 7 8 हो जाएगा 56,000। 56,000 इसका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एक संख्या का 80%। तो सबसे पहले तो आपको संख्या मान लेना है कि x थी। तो दोस्तों x का डायरेक्ट हम निकालेंगे 80%। ठीक है ना,
80/100। फिर काके की का मतलब गुना, फिर निकालेंगे 75% मतलब 75/100। ठीक है, आगे बोल रहा है इसका भी 66.67%। तो दोस्तों इसकी जगह इसका फ्रैक्शन मान रखा करो 2/3 होता है, तो यहाँ पर काके की का मतलब गुना और डायरेक्ट 2/3 लिखेंगे। फिर का लिखा है 25% मतलब 25/100 हो जाएगा, और बराबर में दिया है इसका मान 512 है। तो सबसे पहले दोस्तों हम संख्या लाएंगे और फिर संख्या का 40% निकाल देंगे। तो देखो काट लो स्पीड में, 0 से 0 कटा, 25 या 75, 25 चुक 100 है ना, और 25 से कम 25, 25 चुक 100। ठीक है ना, 4 से कटेगा 4 दूनी 8। ठीक है, अब अपने पास देखो ये 3 से 3 भी गया, 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 से ये 2 भी कटा, तो बटे में खाली एक 10 बचा। तो x का मान आएगा, भाग का 10 इधर गुना हो जाएगा 512 से, तो 5120 x का मान मतलब वो संख्या आ जाएगी। क्वेश्चन ने कहा कि 40% बताओ इसका, तो 5120 का हम डायरेक्ट 40% निकालेंगे। 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूनी 8 बनेगा, 4 एकम कितना हो जाएगा 4, और 4 पंज 20, यानी साथियों कि 2048 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। नेक्स्ट और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमें दिया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है एक ट्रेन 260 मीटर की लंबाई वाले पुल को एक छोर पर लगे सिग्नल को पार करने के लिए 23 सेकंड लेती। ट्रेन की लंबाई पूछा है, तो सबसे पहले क्या करो, ट्रेन की लंबाई मानो x मीटर थी, और कभी भी कोई ट्रेन, आपको अब एक फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे होता है दोस्तों समय। तो देखो पहली बार में ट्रेन ने किसको पार किया, सिग्नल को, तो सिर्फ स्वयं की लंबाई को पार करेगी, मतलब दूरी की जगह आपको 1 से लिखना है। और पहली बार में जो सिग्नल को पार किया दोस्तों वो 23 सेकंड में पार किया। ठीक है, और दूसरी बार में दोस्तों इसने 260 मीटर लंबे, है ना, प्लेटफॉर्म को पार किया, तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। क्लियर ना, और उसके बाद में कितना समय दिया दोस्तों, 49 सेकंड, है ना, 49 सेकंड। सिग्नल को पार करने में तो 23 सेकंड लिया, और पुल को पार करने में 49 सेकंड लिया। तो दूरी बटे चाल, दूरी बटे समय, दोनों जगह रखकर ये चाल आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 49 का गुना x से होगा तो 49x बनेगा, बराबर 23 का गुना एक बार तो x से होगा तो 23x बनेगा, और प्लस 23 का गुना 260 से करने पर हमारे पास आएगा 5980। 5980 यहाँ पर लिखना है। अब दोस्तों क्या करेंगे, 49x में से 23x जाएगा तो कितना बचेगा, 6, और इधर बचेगा 4 में, तो यानी 26। ठीक है ना, 26 बचेगा क्या यहाँ पर, तो बिल्कुल 26x यहाँ पर बच जाएगा, और बराबर में कितना आ जाएगा, 5980। ठीक है, अब x का वैल्यू लाएंगे तो 5980, और गुना का 26 इधर आएगा तो भाग में, तो ट्रेन की लंबाई हमारे पास आ जाएगी, पहले 2 बार भाग जाएगा, फिर 3 बार जाएगा और 0 आएगा, तो 230 मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 112 नंबर, निम्नलिखित स्तंभ आलेख का अध्ययन करिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखो 100% का वैल्यू दिया है 45,000। क्वेश्चन कह रहा है भोजन एफ, है ना, और घर खर्च मतलब एच, दोनों को मिलाकर किया गया खर्च बताओ। तो साथियों सबसे आसान काम है, इस चार्ट में देखो कि एफ पर कितना खर्चा हुआ, तो एफ का परसेंटेज कहाँ दिया है चेक करो, तो एफ पर खर्चा बताया दोस्तों 13%, है ना, 13% बताया, ये एफ का वैल्यू सही से दिख नहीं रहा 13%। और क्वेश्चन ने कहा एच पर, एच का खर्चा भी चेक करो, परसेंट में कितना है दोस्तों, 17% दिया है। एच का ये चेक करो तो यहाँ पर 17% दिया है। अब इनका कुल खर्चा पूछा है, दोनों को जोड़ लेंगे तो 7 3 10 कैरी 1 और 2 1 3, दोनों पर कुल 30% खर्चा हुआ। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 45,000 का यदि 30% निकालेंगे तो हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, और दोनों पर कुल खर्च निकल के आ जाएगा, तो 0 और 3 फिर एक और 0 और 3 5 15 कैरी 1, 3 चौको 12 और 1 13, 13,500 करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है अति महत्वपूर्ण 8 1/8 प्लस 3/4 माइनस 5/8 का क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों बटे वाले नंबर का एलसीएम ले लो, 8 आएगा। क्लियर, 8 का भाग 8 में एक बार, 1 का गुना 1 से किया 1, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। 4 दूनी 8, 2 बार भाग गया, 2 तिया हो जाएगा 6, माइनस 8 एकम 8, 1 का गुना 5 से करेंगे 5। इनको जोड़ लो, प्लस प्लस को तो 6 में जोड़ा 7, 7 में से दोस्तों 5 गया तो 2, और 2 बटे कितना हो जाएगा 8, और 2/8 को काटेंगे दोस्तों 1/4 बनेगा, और 0.4 दूनी 8, 4 पंज 20, दशमलव मान 1/4 का 0.25 हो जाएगा। डी वाला करेक्ट आंसर आपको करना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है x बराबर दिया है, देखो प्रश्न में x बराबर दिया है 0.68, उसके बाद में कितने 9 लगाया 999, तो इसका दोस्तों भिन्न बनाना है। तो अपन सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे 12 में कन्वर्ट करें। कैसे दोस्तों, होता है क्या 0.68 और इसके बाद में 9 का अनंत टाइम रिपीटेशन है, तो इस 9 पे क्या लगा देंगे बार। अब सिंपल फ्रैक्शन बनाने के लिए इनका इस बार को हटाना आना चाहिए। मतलब दोस्तों जितने अंकों पर बार होती है बटे में उतने 9 आते हैं, याद रखना। और दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार नहीं होती है 9 के बाद उतने 0 आते हैं। आपको मैं बता दूं, पूरी दशमलव के बाद वाली संख्या को बटे के ऊपर लिखा जाता है, और जितने अंकों पर बार नहीं होता है उसको इस संख्या में से घटाया जाता है। मतलब 68 को घटाएंगे तो 9 में से 8 गया, 1 बचा, 18, 8 में से 6 गया, 2 बचा, और यहाँ पर कितना 6, तो 621 और बटे में 900। डायरेक्ट ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा, ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने को दिया था दोस्तों, बोर्ड मास रूल से हल करना था। हल करें तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट की बारी आती, और छोटे ब्रैकेट में अपने को क्या दिया साइड में लिख के सोल्व करेंगे। 16 माइनस 16 भागी 4, तो पहले घटाना नहीं भाग सोल्व होगा, 4 चुक 16 हो जाएगा, और 16 में से 4 जाएगा तो 12, छोटे ब्रैकेट के अंदर 12। अब बारी है दोस्तों मझले ब्रैकेट की, तो मझले ब्रैकेट में लिखा 84 भागित 7 और आगे माइनस, और इधर को सोल्व करने पर कितना आया दोस्तों अपने पास, तो अपने पास इधर को सोल्व करने पर 12 आया, और इसके बाहर चले वापस तो भागित 12 फिर दिया है, तो ये अपना मझला ब्रैकेट सोल्व हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर माफ करिएगा, यहाँ पर ये जो दिया है आपको 12 नहीं, यहाँ पर कितना दिया है 4 दिया है। कितना दिया है 4 दिया है। तो देखो सबसे पहला काम आपको बोर्ड मास से हल करना, भाग होगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 तिया होता है 12, और 12 में से 3 गया तो कितना बनेगा 9 बचेगा, खाली 9। अब मजले के अंदर भी 9 आ चुका है। अब बड़ा चेक करो तो कितना लिखा 23 लिखा दोस्तों, 23, और आगे माइनस, इधर कितना आया पूरा सोल्व करने पर 9, तो यहाँ पर 13 में से 9 गया, मतलब टोटल 14 बचेगा। फाइनली बड़ा ब्रैकेट सोल्व हो चुका, अब तक 14 आया। अब आपको मात्र 79 में से 14 घटाना है, तो 9 में से 4 गया, 5 बचा, और 7 में से गया 6, 65 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलो अगला और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अंक गणितीय समांतर श्रेणी का औसत ज्ञात करिए, जिसका प्रथम पद क्या है दोस्तों 45 और अंतिम पद 57 है। और किसी भी श्रेणी का दोस्तों अगर पहला पद दिया हो और अंतिम पद आपको दिया है समांतर श्रेणी का, तो साथियों दोनों को जोड़कर क्या करना है, 2 का भाग लगा दोगे तो डायरेक्ट आपके पास उस श्रेणी का औसत निकल के आ जाएगा। फॉर्मूला रट लेना आज के बाद। तो पहला पद दिया है क्वेश्चन में 45, अंतिम पद दिया है 57, दोनों को जोड़कर हम 2 का क्या लगा देंगे भाग, तो अपने पास 7 5 12 और 5 4 9 1 10, 102 बटे में 2 हो जाएगा, 2 पंज 10, 2 1 2, 51 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती 182 और उनका महत्तम समापवर्तक 13 है। एक संख्या 13 दी गई है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो एक फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर, उनका एलसीएम गुना एचसीएफ आपस में बराबर होता है। तो पहली संख्या तो अपने को दी है दोस्तों 13,
गुना दूसरी संख्या अपने को लाना है। एलसीएम दिया है 182 गुना एचसीएफ दिया है 13। तो दोस्तों 13 से 13 कट होकर के दूसरी संख्या का मान 182 आपके पास बच जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सी संख्या 15 द्वारा विभाज्य है? जो संख्या 15 से कटती है दोस्तों हमेशा वो 3 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। मतलब उस संख्या में 3 से डिवाइड होने का रूल और 5 से डिवाइड होने दोनों के रूल लगाना है। तो देखो 5 का रूल तो क्या होता है, बहुत इजी है। किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर दोस्तों किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 0 या 5 होता है ना, तो वो सभी संख्याएं 5 से डिवाइड होती है। तो ये सारी संख्याएं तो 5 से डिवाइड हैं क्योंकि इकाई अंक क्या है दोस्तों 0। ठीक, लेकिन अब अपने को 3 का रूल लगाना, और 3 का रूल ये कहता है दोस्तों किसी भी संख्या के अंकों का योग कैसे, जैसे पहले ऑप्शन को चेक करें तो देखो यहाँ पर 0 में 5 को जोड़ा 5, 5 और 6 11, 11 2 13, ठीक है ना, 13 4 17, 17 में 6 को जोड़ेंगे 23 और 3 हो जाएगा कितना 26, 26 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। अंकों का योग जैसे 30 बना, अगर ये 3 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या 3 से कटेगी। मतलब ऑप्शन नंबर ए दोस्तों 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, मतलब ये 15 से भी कटेगा। बाकी ऑप्शन 15 से विभाज्य नहीं है। आप आराम से इसको सॉल्व कर लेना। आगे बात करते अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में लिखा कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में 650 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसमें से 47% विद्यार्थियों ने तो क्या करा, 81 से 100% अंक प्राप्त किए, है ना, 81 से 100%, और 23% ने दोस्तों 61 से क्या किया 80% अंक प्राप्त किए, और शेष ने 41 से 60% अंक प्राप्त किए। उन विद्यार्थियों की संख्या बताना है जिन्होंने 41 से 60% अंक प्राप्त किए। देखो कुल विद्यार्थी कितने थे दोस्तों, अपने आप में 100% थे। इनमें से देखो 47% को भी हटा दो और कितना भी हटा दो, 23% को भी हटा दो, 23% को भी हटा दो, तो टोटल कितना बनेगा 7 3 10, 4 2 6 और एक कितना 7, 70% को अगर हटा देंगे 100% विद्यार्थियों में से दोस्तों, तो ये 70% हटा देंगे तो 30% कैसे विद्यार्थी रहेंगे दोस्तों। तो याद रखना 41 से 60% प्राप्त करने वाले, 41 से कितना दोस्तों 60% प्राप्त करने वाले। तो डायरेक्ट 650 का क्या करो 30% निकालना है इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों यहाँ पर 30/100 करेंगे, 2 0 से 2 0, 3 5 15, कैरी 1, 3 6 18 और एक कितना 19, 195 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी का व्यय वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान, है ना, प्रथम 3 महीने का खर्चा दिया है, और वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान कितना है दोस्तों 46,500 है। क्लियर ना। आगे क्वेश्चन ने बोला और वित्तीय वर्ष की तृतीय तिमाही के दौरान 57,600 था, और संपूर्ण वित्तीय वर्ष के दौरान, है ना, समग्र तिमाही का औसत बताया। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, टोटल 12 महीने का औसत बताया, तो हम क्या करेंगे 12 महीने का योग लेके आएंगे, है ना। 12 महीने का मतलब देखो 3 तिमाही, 3 महीने की तिमाही होती है, साल भर में 4 तिमाही होती है। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, पूरे वर्ष का योग बनाने के लिए 5, है ना, 54 और 0 75 में गुना करेंगे 4 का। किसका गुना करेंगे दोस्तों 4 का। तो अपने पास कितना आएगा दोस्तों, याद रखना हमारे पास जो आएगा वो गुना कर लो, 4 5 20, कैरी आया 2, 4 7 28, 2 30, कैरी 3 होगा, यहाँ पर 3 आएगा। और दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे अपन, है ना, 4 चुक 16, कैरी 1 होगा, 4 5 20 और एक 21, मीन्स पूरे साल भर का खर्चा है ये, ठीक है ना। चारों तिमाहियों का क्या आ चुका है दोस्तों, है ना, 21 63 00 खर्चा आ चुका है। इन चारों तिमाहियों के खर्चों में से अपन क्या करेंगे, जो अपने को दोस्तों 3 तिमाहियां दिए इनको जोड़ेंगे, इनको क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो इन तीनों तिमाहियों को जोड़ने पर कितना बनेगा 14 76 00 बनेगा दोस्तों, आपका 14 76 और 00 बनेगा। तो इन तीनों तिमाहियों के योग को 4 तिमाहियों के योग में से क्या करना है
घटा देना है तो डायरेक्ट चौथी तिमाही यानी अंतिम तिमाही का योग बच जाएगा। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट 21 6300 में से माइनस करना है 14 76 और 00 को। तो यहाँ पर 0 0 13 में से 6 गया 7 बचा, और यहाँ पर 5 15 में से 7 गया 8, और ये हो जाएगा दोस्तों 0 में से 4 गया 6 बचा, और ये 0 मतलब 68,700 आ जाएगा। और ऐसा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो दोस्तों ये थे पूरे 120 तक मैथ के टोटल 35 क्वेश्चन। आपकी एग्जाम के अंदर दोस्तों यकीन मानिएगा ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो सभी प्रश्नों को अच्छे से लगाना है, चाहे इजी हो टफ हो, उनकी बार बार आपको अभ्यास करना है। और पिछले पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट से सभी पार्ट को लगाना अति आवश्यक है दोस्तों। एक भी क्वेश्चन नहीं छुड़वाया, सभी क्वेश्चन आपको करवाए। तो मिलेंगे पुनः नेक्स्ट पार्ट में, तब तक पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।